बीजेपी ने चुनावी अखाड़े में अपने पत्ते अब फेंक दिए हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ईरान की जंग के मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रस्तावित बातचीत से पहले ईरान ने होर्मुज खोलने की शर्त नहीं मानी है। इस वक्त रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने होर्मुज बंद रखा है और आज सिर्फ 10 जहाज ही होर्मुज से गुजर सके हैं। कल 2 जहाज गुजरे थे, आज 10, जिसपे 4 खाली, 2 अन्य सामान से लदे और 3 ईरानी टैंकर और 1 गैस टैंकर होर्मुज से गुजरा है। अगली बड़ी खबर, इजरायल ने हिजबुल्लाह, हमास और हूती के बाद IRGC को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने इसके लिए इजरायल के राष्ट्रपति रॉड्रिगो शावेज का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल ईरान से सीज फायर के बावजूद इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है और इस बीच हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन की मुहर लगाकर अब इजरायल ने फ्री हैंड ले लिया है। ईरान की खबरों से लौटते हैं अपने देश की खबरों पर। अब लौटते हैं बंगाल के चुनाव की खबरों की तरफ, क्योंकि यहां पर बीजेपी का दावा है कि 15 साल बाद बंगाल में ममता राज का खात्मा हो जाएगा और भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ मुक्त सोनार बांग्ला बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने 15 संकल्प ले लिए हैं। बीजेपी कहती है कि बंगाल में आते ही सबसे पहले घुसपैठियों को पकड़कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर बॉर्डर की जमीन केंद्र सरकार को दिया जाएगा, फिर 100 दिन में कोयला रेत माफिया खत्म कर दिया जाएगा, 200 दिन में अतिक्रमण मुक्त बंगाल बनाएगी और 6 महीने में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू कर दिया जाएगा। इस बीच महिलाओं को 3000 महीने और किसानों को 9000 सालाना मिलने लगेंगे। 7वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, टीचर भर्तियां शुरू हो जाएगी, दुर्गा स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा में तैनात हो जाएगी और बाकी ममता राज की हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के कमीशन से कराना शुरू कर दिया जाएगा। टीएमसी इन संकल्पों को झूठ का पुलंदा बता रही है और अपना 10 प्रतिज्ञा को वादा, असली वादा करार दे रही है। इस पर थोड़ी देर में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हम वहां पर भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि इस बार के चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने UCC, महिला और घुसपैठ को बड़े मुद्दे के तौर पर सामने रखा है। तो क्या बंगाल के वोटर्स इन मुद्दों पर वोट डालेंगे या टीएमसी के 15 साल के शासन का सच, SIR का मामला इस पर भारी पड़ेगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बंगाल में परिवर्तन की लड़ाई में बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र बंगाल के बचे खुचे वैध वोटर्स के सामने रखा। 15 बिंदुओं वाले संकल्प में वैसे तो युवा, महिला, विधि व्यवस्था, विकास के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन वोट नीति के हिसाब से बीजेपी ने 3 बड़े मुद्दों पर बड़े संकल्प लिए हैं। पहली है समान नागरिक संहिता यानी UCC, दूसरी है सीमा पार से घुसपैठ और तीसरी है महिला सुरक्षा और कल्याण। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर UCC को लागू कर एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के पालन की जिम्मेदारी बताती है, तो दूसरी ओर वोटों के लिए धार्मिक तुष्टीकरण की नीति खत्म करने की पहल। वैसे आंकड़े बताते हैं बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 6.04 करोड़ वोट पड़े थे, जिसमें टीएमसी को करीब 48% यानी 2 करोड़ 90 लाख वोट, बीजेपी को 38.15% यानी 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले। इसमें टीएमसी को 39% हिंदू वोट मिले, बीजेपी को 50%, टीएमसी को 75% मुस्लिम वोट मिला, बीजेपी को केवल 7%। बीजेपी आरोप लगाती रही है टीएमसी को इतने बड़े पैमाने पर एकमुश्त मुस्लिम वोट के पीछे तुष्टीकरण और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा है। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। আমি ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না,
এনআরসি করতে দেব না এবং বিজেপি সরকার আসতে আপনারা দেবেন না, এটা আপনাদের হাতে আছে। हालांकि बंगाल में हुए एसआईआर में अब तक कितने घुसपैठिए मिले पता नहीं, लेकिन अब तक मिले आंकड़ों के हिसाब से इस बार बंगाल में करीब 90,60,000 वोटर डिलीट हुए, जिनमें हिंदू 57,47,314, मुस्लिम 31,10,163, अन्य 2,04,738 हैं। इन 90,60,000 में से 58,20,896 ऐसे जो लापता, मृत, विस्थापित या दोहरे वोटर थे। इसमें भी हिंदू 45,81,378, मुसलमान 13,31,325, अन्य 1,08,193 थे। जब बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट आई तो उसमें 5,46,053 नाम कटे हुए थे। इसमें हिंदू 5,28,820, मुसलमान 13,363 और अन्य 3,870 थे। इस बीच 26,95,266 ऐसे वोटर थे जो विचाराधीन रखे गए। इनमें 8,37,116 हिंदू, 17,65,475 मुसलमान और 92,675 अन्य वोटर। बीजेपी आरोप लगाती है इसमें बड़ी तादाद में घुसपैठिए वोटर भी हैं, जबकि टीएमसी इसमें मतुआ वोटर्स के भी नाम काटने का आरोप लगा रही है। घुसपैठ से आगे बीजेपी ने महिला भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े संकल्प रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी की तरफ से किए गए वायदे ममता बनर्जी की ओर से दी जा रही 1,500 रुपए महीने की 2 गुनी है। इतना ही नहीं, बीजेपी महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, सुरक्षा के लिए महिला बटालियन और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड जैसे वायदे किए है। जबकि टीएमसी गिनाती है ममता सरकार लक्ष्मी भंडार योजनाओं में महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने दे रही है। कन्याश्री प्रकल्प में 18 साल तक की लड़कियों को 1,000 रुपए सालाना, 18 साल के बाद 25,000 रुपए एकमुश्त उच्च शिक्षा के लिए सहायता मिलती है। फिर रूपश्री प्रकल्प में गरीब लड़कियों को शादी में 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा के साथ ही सबूत साथी योजना में 9वीं 12वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल, आनंद धारा योजना में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार की मदद, जय बांग्ला योजना में दिव्यांग महिलाओं को पेंशन और मुक्ति रालों में यौन कर्मियों और तस्करी से बचाई गई महिलाओं के पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका के लिए योजना चल रही है। महिलाओं के बड़े चुनावी वायदों का मतलब इन आंकड़ों में देखा जा सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग 3 करोड़ 40 लाख महिलाओं में से टीएमसी को लगभग 1 करोड़ 70 लाख यानी 50%, बीजेपी को 1 करोड़ 26 लाख यानी 37% महिला वोट का हिस्सा मिला। बाकी लेफ्ट और कांग्रेस मिलाकर 7%, अन्य को 6% महिला वोट मिल पाए थे। बीजेपी ने सरकार बनने के बाद राजनीतिक हिंसा की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वाले कमीशन से जांच कराने की बात भी कही और 100 दिन में कोयला रेत माफिया पर नकेल कसने, 200 दिन में सारे अतिक्रमण हटाने और गौ तस्करी खत्म करने का वायदा भी किया है। आज तक ब्यूरो। तो 15 साल का टीएमसी का शासन और इस बार का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का 15 मुद्दों के साथ आया हुआ है और खास करके उसका जो एम्फसाइज है, जो जोर है, वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, लेकिन उसके साथ साथ यूसीसी और घुसपैठियों को लेकर भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पुश कर रही है। उसके साथ साथ महिला वोटर्स का मुद्दा तो है ही। तो ऐसा कौन सा बदलाव बंगाल के भीतर लाया जाएगा, चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जो तृणमूल कांग्रेस इस पूरे घोषणा पत्र को झूठा वायदा कहने की कोशिश कर रही है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे और प्रोफेसर विशाल मिश्रा एनालिस्ट, वो भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस घोषणा पत्र के आधार पर इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या बंगाल में यूसीसी लाने का बीजेपी का चुनावी संकल्प टीएमसी पर भारी पड़ेगा? क्योंकि यूसीसी लाने के पीछे बीजेपी बार बार कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ यूसीसी लाना जरूरी है। दूसरा सवाल, क्या महिला वोटर को दोगुनी राशि देने का वादा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? क्योंकि पहले ही 1,500 रुपए तृणमूल कांग्रेस की सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, 2.21 करोड़ महिलाओं तक पहुंच रहे हैं और अब 3,000 रुपए का वादा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में। तीसरा सवाल, एसआईआर में कटे 90 लाख वोट किस पर भारी पड़ेंगे? खास करके वो 27 लाख जो ट्रिब्यूनल के सामने नहीं जा पाएंगे आज की स्थिति में, तो उन पर भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति की, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार चुनावी फायदे के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का सत्र बुलाकर
महिला आरक्षण पर चर्चा करना चाहती है और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विधानसभा चुनाव में फायदे की मंशा से संविधान संशोधन विधेयक पास करने की कोशिश कर रही है और 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। तो कुल मिलाकर इशारा तो साफ साफ बंगाल की राजनीति की तरफ करने की कोशिश है, बंगाल की चुनावी राजनीति की तरफ। सुरेंद्र राजपूत, चुनावी फायदे के लिए 16 से 18 अप्रैल को सत्र बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं शुरुआत आप ही से करनी होगी क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, बंगाल की बात भी कर रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है कि इसी के वजह से यह सत्र बुलाया जा रहा है। महिला आरक्षण का मुद्दा तो कांग्रेस ने भी उठाया था और अभी घोषणा पत्र में हम देख रहे हैं बड़ी सारी घोषणाएं महिलाओं को लेकर। साहिल भाई, वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ संपूर्ण विपक्ष ने नारी वंदन अधिनियम को लागू कराया था। कांग्रेस पार्टी ने उसी समय मांग की थी और संसद में मांग की थी, लिखित में मांग की थी कि साहब इस बिल को आप 2024 में लागू कर दीजिए ताकि महिलाओं को आरक्षण जो है 2024 से मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मांग को ठुकरा दिया था, नारी विरोधी काम किया था और कहा कि साहब धारा 343A के तहत, अनुच्छेद 343A के तहत जब तक जनगणना नहीं हो जाती और जब तक क्या नाम डिलिमिटेशन नहीं हो जाता तब तक जो है महिलाओं का आरक्षण नहीं लागू होगा। हमने इसका विरोध किया। आज की डेट में जिस अनुच्छेद को के तहत इन लोगों ने डिलिमिटेशन को, खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिलिमिटेशन और दूसरा क्या नाम जनगणना, अब ये उसी अनुच्छेद के जरिए जिसको ये 2029 तक रोक रहे थे, 2034 में लाना चाह रहे थे, उसी अनुच्छेद को हटाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का पूरी आधी आबादी का विरोधी चेहरा सामने है। हम लोगों ने तो कहा था, संपूर्ण विपक्ष ने कहा था कि साहब 2024 में ले दीजिए और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो 2024 ठीक है, लेकिन बंगाल के चुनाव में ऐसा क्या खास है? 2023 में उन्होंने बात नहीं मानी, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में कम से कम 4 बड़े राज्यों में चुनाव हो चुके हैं अब तक, दिल्ली में भी चुनाव हो चुका है, लेकिन तब तो लाने की कोशिश नहीं हुई, तब भी तो सदन का सत्र चला हुआ है। बंगाल के चुनाव के पहले आप चुनावी राजनीति क्यों समझ रहे हैं उसको? और उसके बाद स्वयं प्रकाश पुरोहित को भी पूछूंगा कि उनको भी क्या कांग्रेस जैसा लगता है। मैं साहिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअल में क्या था कि नरेंद्र मोदी जी को अपने झूठे बातों पर, अपनी झूठी इमेज पर भरोसा था, लेकिन यूएस ट्रेड डील करके, रूस से तेल न खरीद करके, इन लोगों ने, इनकी वो जो फॉल्स छवि थी वो खत्म हो गई, घुटने टेक दिए नरेंद्र मोदी जी ने, कंप्रोमाइज हो गए। पूरे देश में किसान, नौजवान, नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान सब समझ गया कि ये झूठे लोग हैं। अब इनकी छवि को कैसे मेकओवर किया जाए? अब तक क्या था कि इनकी छवि यूएस ट्रेड डील से पहले इन लोगों ने फॉल्स बना रखी थी, रूस से तेल खरीद रहे थे, सस्ता तेल। उसके बाद जब इन्होंने, ये छवि इनकी खराब हुई है, तो अब इनको कुछ ना कुछ एक सहारा चाहिए था। इसलिए जो अनुच्छेद ये खुद लेकर के आए थे, उसी अनुच्छेद को हटा करके महिला आरक्षण का ये क्या नाम ढकोसला करना चाहते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्वयं प्रकाश पुरोहित, मतलब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि डिफ्लेक्ट करने के लिए, जो मुद्दे आज की स्थिति में देश में चर्चा में है, उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का विधेयक ला रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है, क्योंकि आज घोषणा पत्र बीजेपी का आया है, उसमें ज्यादातर जोर महिलाओं पर देने की कोशिश है। आप 1500 दे रहे हैं, वो 3000 का वादा कर रहे हैं और उसके साथ साथ दुर्गा स्क्वाड और बाकी सारी सुरक्षा की बातें भी वो कर रहे हैं और उसके साथ साथ महिला आरक्षण पर भी चर्चा होगी 17 और 18 तारीख को। आपको भी कांग्रेस जैसा लगता है? देखिए, नहीं, देखिए मैं आपको, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा कि ये जो महिला के लिए लक्ष्मी भंडार स्कीम चालू हुई थी, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। कोरोना काल चल रहा था पूरे देश के अंदर में, महामारी थी। दीदी के घर में कोई काम करने वाली महिला है, आप किसी को महीना देते हैं, जो भी पैसा देते हैं वो पैसा उसका 1, 2, 3 तारीख को खत्म हो जाता है। उसके बाद में उसने एक बार दीदी को कहा कि दीदी আমাকে 500টা টাকা দেবে, আমার ঘরে একটা জরুরি কাজ আছে। घर के मसाले वगैरह कुछ भी लाना होता है क्योंकि घर में किल्लत है। आज देश के अंदर में यह स्थिति है कि हर 5 में से 4 व्यक्ति जिसकी महीने की आय 5000 से कम है। ये पूरे देश की बता रहा हूं। तो बंगाल भी इस देश का हिस्सा है। तो ये जो लक्ष्मी भंडार है, उस सोच के साथ दीदी ने शुरू किया
और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत हर जगह इसको थू की इसके बारे में। उसके बाद में दीदी ने आज बढ़ाकर इसको 1500 रुपए तक और SC ST को 1700 रुपए तक मिलते हैं। युवाओं को जब 1500 रुपया देने की बात ममता बनर्जी ने की, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहा कि भाई आप रोजगार नहीं दे पा रहे इसलिए युवाओं को, अरे भाई ये उनके लिए है जो इंटर्नशिप करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप। उनको अगर मोबाइल रिचार्ज कराना है, इंटरनेट से प्रिंट आउट लगाना है, वो 5000 10,000 कमाने वाले अपने माता पिता से पैसे मांगेंगे, तो ये उनको मदद की जा रही है। 80 करोड़ लोग आज देश में राशन ले रहे हैं, मगर 1000 करोड़ रुपया बाबरी मस्जिद के लिए दिया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपया मोहन यादव पर अभी तक FIR दर्ज करके उसके ऊपर CIA CBI NIA जो जांच करनी थी हो जानी चाहिए थी। हुमायूं कबीर जैसे लोगों को प्लांट किया जाता है। RSS की सोच थी जिन्ना और सावरकर, वही शक्तियां आज षड्यंत्रकारी शक्तियां आज देश को चला रही है कि कैसे बंगाल को लूटना है, बंगाल को जीतना है। अरे भाई लोकतंत्र में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने लाखों लोगों के नाम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को यह सवाल पूछा गया था और उनका कहना है कि इस तरीके के वीडियो ममता बनर्जी बहुत बना लेगी। उसका जवाब है उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी झूठा वीडियो है कुल मिलाकर, जो हुमायूं कबीर के वीडियो की आप बात कर रहे हैं। आज तक चैनल वाले भी फैक्ट चेक करके बता सकते हैं ये ओरिजिनल है कि फेक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। AI जनरेटेड और ओरिजिनल वीडियो का फर्क पता चल जाता है। आप लोग पता चल सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता सकता है। इसके लिए 24 घंटे से ऊपर हो गए और आप नहीं बता पा रहे हैं। फेक है बोलने से क्या होगा? फेक है। आपके नेता बंगारू लक्ष्मण टीवी चैनल में स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आप भूल जा रहे हैं। रुपये लेते हुए पकड़े गए थे, 2012 में कन्विक्शन हुआ उनको। लेकिन जरा ये पहले महिला वोटर्स की बात जरा साफ कर देते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में बीजेपी का थ्रस्ट महिला वोटर्स पे साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक तृणमूल कांग्रेस का दावा महिला वोटर्स पे रहा है। अब 3000 रुपए वादा कर रही है बीजेपी, कह रही है 1500 से कुछ नहीं होगा, 3000 रुपए हम देंगे। आप बिहार में भी नहीं, हम 5000 भी दीजिए, 10,000 भी दीजिए। बिहार में आपने चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले 10,000 भी बांटे थे। आचार संहिता लगी है। अभी आप देखिए, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न ऐसा होने जा नहीं रहा। 3000 क्यों, आप 35,000 बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको तो बोलना है। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी ना पूरे देश के सामने। 12.5 साल में 25 करोड़ नौकरियां, बंगाल के हिस्से की कितनी नौकरियां आपने दी है बता दीजिए। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, लाखों लोगों को रोजगार मिला रेल मंत्रालय के माध्यम से। आपने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को बंगाल सुनिए, छोटी सी बात बता रहा हूं। कलकत्ता को इंटरनेट नेशनल सिटी की बात करते हैं। ईडन गार्डन इज द मक्का ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट टूर्नामेंट, जितना टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, फाइनल अहमदाबाद में ले जाते हैं। न मुंबई, न दिल्ली, न कलकत्ता, न चेन्नई। अहमदाबाद देश की कैपिटल बना लीजिए ना आप अहमदाबाद को। नरेंद्र मोदी जी 2011 में मुंबई में हुआ था। जैसा जी ब्रांड एम्बेसडर है, सौरभ गांगुली से बड़े क्रिकेटर है सौरभ। नहीं चलिए ठीक है। सिद्धार्थ यादव, कुल मिलाकर बड़ी चार्जशीट आपके खिलाफ भी है। आप घोषणा पत्र दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वहां पर कह रही है कि महिला वोटर्स को जीतने के लिए ठीक है, कोलकाता के बारे में भी पूछा जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ यादव, एक बड़ी चार्जशीट आपके खिलाफ, क्योंकि आप घोषणा पत्र 15 पॉइंट्स का लेकर आए हुए हैं, बड़े पॉइंटर्स अगर हम देखें तो उसमें 15 बड़े मुद्दे उसमें नजर आते हैं, और महिलाओं पर ज्यादा थ्रस्ट सिद्धार्थ यादव आपका साफ नजर आता है कि महिला वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में आज की स्थिति में हमने देखा हुआ है कि हर चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यहां पर विरोधी पार्टियां कह रही कि आप चुनाव देखते हुए यहां पर ये सारे वादे लेकर आए। साहिल जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जितना संयम से मैंने अपने 2 साथियों को सुना, उतना संयम सब मेरे को भी दिखाएं, ऐसे बस मेरा आग्रह है। मेरे 2 साथियों ने कुछ बातें कही, उनका जवाब दे देता हूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनावों के लिए महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब चुनाव नहीं होते थे क्या? आप ले आते भैया। आप इतना लंबे समय सत्ता में रहे, तब आपको महिलाओं की कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं हुई। तब आपसे ना बिल लाया गया, ना पास कराया गया, तब से ना आपको महिलाओं के लिए कोई प्रावधान किया गया। आज महिलाओं के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, तो दर्द देखिए मन में कितना है कि CWC बुला करके उसका विरोध करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो हम सबके सामने है। दूसरी बात, अभी हमारे TMC के साथी कह रहे थे 1500 रुपए क्यों दिए जाते हैं, उसकी कहानी बता रहे थे। 500 रुपए किसी ने ममता जी से मांगे। गोवा में चुनाव लड़ने गए तो 3000 रुपए का वादा किया, 3000 देंगे, और बंगाल की महिलाओं को क्या देते हैं, 1000 रुपए बढ़ा करके क्या किया, 1500 रुपए। क्यों? बंगाल की बेटी को नहीं दिए जा रहे पैसे। जहां चुनाव जीतना है,
जहां जाकर के सरकार बनाने की इच्छा थी, जहां लालच था, वहां 3,000 रुपए का वादा किया। जहां सत्ता में बैठे हुए हैं, जहां पे 15 साल से सरकार चला रहे हैं, वहां 1,000 रुपए दिया करते थे, चुनाव से पहले 1,500 किया। तो ये लोग महिला वोटर्स को क्या समझते हैं और क्या मानते हैं, ये भी इनका चरित्र दिखाता है। दूसरी बात, अभी क्या रोजगार के लिए क्या बता रहे, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं टीएमसी के लोगों की बातें सुन के। वो कह रहे हैं रेल मंत्री जब थी ममता जी तो उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी। अरे रेल मंत्री के बाद 15 साल मुख्यमंत्री भी रही, उसमें क्या किया? बंगाल से 6,688 कंपनियां बंगाल को छोड़ करके चली गई। बंगाल में हाईएस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में सबसे ज्यादा एसिड अटैक हो रहे हैं 27%। बंगाल में सबसे कम कन्विक्शन रेट है। आरजीकर और संदेश खाली जैसी चीजें बंगाल के अंदर हो रही हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। चार्जशीट ला रहे किस पे? अरे आप सत्ता में हैं, 15 साल से सरकार में है, और सरकार में रहने के बाद आपको बात करनी है उत्तर प्रदेश की, आपको बात करनी है ईरान की, आपको बात करनी है अमेरिका की, बंगाल की बात नहीं करनी। बंगाल पे मत पूछिए। 15 साल सत्ता में रहने के बाद टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ईडन गार्डन तो मक्का है, ईडन गार्डन इज मक्का ऑफ स्पोर्ट्स। अरे ईडन गार्डन के अलावा स्टेडियम बताइए एक जो आपने बनवा दिया। दो स्टेडियम है कलकत्ता के अंदर, एक सॉल्ट लेक, एक ईडन गार्डन। उसके अलावा क्या बनाया? जो यहाँ के स्पोर्ट्समैन थे उनको तो कोई सुविधा मिली नहीं, यहाँ के लोगों को कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई चीज, कोई एक डेवलपमेंट की चीज, नथिंग डूइंग। साहिल जी समस्या ये है, मैं बहुत बड़े खिलाड़ी अपनी बात पूरी कर दूं। मैं एक समस्या हाईलाइट कर रहा हूं, सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने शांति से सुना था और दो लोगों को शांति से सुना था, उतना मौका उनको देना चाहिए। स्वयं प्रकाश जी टिप्पणी मत करिए। नहीं, स्वयं प्रकाश जी, उन्होंने शांति से सुना था और दो विपक्षी पार्टियों का सुना था। थोड़ा सा सुन लीजिएगा। हाँ, तो इन्होंने बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी को मुझे सवाल भी पूछना है। सिद्धार्थ जी, ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। हाँ, साहिल जी, इनकी समस्या क्या है? जिन लोगों ने 15 साल की सरकार केवल तुष्टीकरण के एजेंडा, घुसपैठियों के बल पर तुष्टीकरण करके एक वर्ग को दबा करके चलाई हो, और जो भय की राजनीति करते हो, डरा डरा के राजनीति करते हो, आज बंगाल की जनता इनको रिजेक्ट कर रही है। बंगाल कह रही है भय नहीं, भरोसा चाहिए। बंगाल कह रही है कि हमको जनता वर्सेस ममता का चुनाव है। साहिल जी, ये और किसी पार्टी का नहीं है, जनता खड़ी है ममता के खिलाफ और कह रही है कि अब बंगाल की जो अस्मिता है वो वापस आनी चाहिए, बंगाल का डेवलपमेंट वापस आना चाहिए और बंगाल वापस आना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हर बार नया स्लोगन लेकर आते हैं। गौरव भाटिया रहते हैं तब 4 मई ममता बनर्जी गई लेकर आते हैं। सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि ममता वर्सेस जनता का चुनाव है। अलग अलग स्लोगन्स लेकर आ रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ जी मुझे एक सवाल पूछना है, बेसिक सवाल पूछना है। 1 साल पहले दिल्ली के भीतर चुनाव हुआ था, वहां पर भी आपने महिलाओं को 2100 रुपए वादा किए थे, वो तो अभी तक 1 साल पूरा हो गया, अभी तक तो शुरू नहीं कर पाए। बंगाल में भी तो पूछा जाएगा कि 3000 रुपए लाएंगे कहां से, क्योंकि आज तो आपके पार्टी की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि ये रेवड़िया नहीं है, ये सचमुच में वहां पर महिलाओं की जरूरत है, इसके लिए 3000 रुपए दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वादा किया गया था 2100 रुपए का, अभी तक पूरा नहीं हो गया, 2 साल होने आए हैं उस बात को। तो सवाल इस बात को लेकर भी तो पूछे जाएंगे ना सिद्धार्थ जी। नहीं, बिल्कुल पूछिए जी, कोई आपत्ति नहीं। महिलाओं को सशक्त करने वाला मध्य प्रदेश का सबसे पहली स्कीम ला करके बजट में प्रावधान करके अगर किसी ने किया तो भाजपा ने करके दिखाया था। जितने राज्यों में हम कर रहे हैं और बजट को पॉजिटिव में रख के कर रहे हैं, वो भाजपा ही करके दिखा रही है। दिल्ली के अंदर भी बजटरी प्रोविजन हो चुका है, आपको ये मेंशन करना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की पंजाब वाली सरकार नहीं है जो 4 साल बीत गए 5 सालों में से और आज तक वो वादा पूरा नहीं कर पाए। हमने तो बजट का प्रोविजन कर दिया, फॉर्म भरने शुरू हो चुके, कभी भी पैसा अकाउंट में आने लग जाएगा। हमने बंगाल के अंदर अपनी टाइमलाइंस दी है साहिल जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है और ये बंगाल का भविष्य पत्र है, जो बंगाल का सुनहरा भविष्य होने वाला है 4 तारीख के बाद, और जो नई सरकार बनने के बाद बंगाल को मिलने वाला है, ये उसका पत्र है। इसीलिए टाइमलाइन सेट करी गई है, 45 दिन 6 महीना टाइमलाइन अनाउंस करके हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने यहां पर उठाया हुआ है स्वयं प्रकाश पुरोहित। महिलाओं के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर घुसपैठियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। असम में जाते हैं तब भी घुसपैठियों का मुद्दा यहां पर उठता है, जिसको लेकर सुनील राजपूत के पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित, घुसपैठियों के मुद्दे पर साफ शब्दों में आज अमित शाह वहां पर कह रहे थे कि आपकी सरकार ने वहां पर जमीन नहीं दी, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी सबसे पहला काम होगा कि फेंसिंग बनाने के लिए जमीन दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। व्हाइट पेपर लाया जाएगा, बताया जाएगा कि कितने घुसपैठिए वहां पर छुपे हुए हैं, और उसके बाद जो भी ट्रिपल-D का हमेशा मुद्दा अमित शाह कहते हैं कि डिटेक्ट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा और डिलीट किया जाएगा।
डिलीट डिटेक्ट ये भी मुद्दा यहां पर उठाने की कोशिश है। डिलीट डिटेक्ट 3,240 किलोमीटर, मैं बताता हूं 3240 किलोमीटर फेंसिंग अभी तक भारत और बांग्लादेश के सीमा पर हुई है, आउट ऑफ 4096.7 किलोमीटर एज ऑफ अप्रैल 2026। जब 2014 में मोदी जी आए थे तब तक 2735 किलोमीटर की हुई थी, करीब 67%। आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मुख्य जो इलाके हैं वहीं पे ये फेंसिंग की बात हो रही है, और 79% आज है। 12% का काम इन्होंने किया है 12 सालों में, मतलब 1% एक साल के अंदर में। अनफेंस्ड पोर्शन आज 856 किलोमीटर है, जिसके अंदर में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट की संसद के अंदर में होम मिनिस्ट्री का जवाब है 28 मार्च को 2026 में। हिज ओन मिनिस्ट्री ने कहा था कि टोटल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर 2216 जो वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करता है उसमें 1648 फेंस्ड है, 112.78 किलोमीटर इज कंप्लीटली नॉन फिजिबल। इस शब्द को ये मैं नहीं कह रहा हूं, नॉन फिजिबल। आउट ऑफ रिमेनिंग 456 बंगाल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी हैंडेड ओवर लैंड 78 किलोमीटर्स। फॉर द बैलेंस 378 किलोमीटर only 148.971 किलोमीटर yet to even start acquisition. This is exactly ये जुमला दे रहे हैं ना 45 दिन से। अरे भाई 4 महीने से तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे पूरा दखल कर रहा है। करीब 400 अधिकारियों को, अन्य प्रदेश के अधिकारियों को नहीं, आप उत्तर दीजिएगा, अधिकारियों को बंगाल में बैठा के रखा है। आपने फेंसिंग की बात कर रहे हैं, आप मुझे यह बताइए आपने कितने को डिपोर्ट किया? ममता बनर्जी ने जब कागज फेंके थे बांग्लादेश घुसपैठ की बात की थी तो यूपीए सरकार में 1 लाख लोगों को घुसपैठ बाहर भेजा गया था, और आपने क्या किया? आसाम में 7 साल से 12 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में बंद है। वो तो कह रहे हैं ना 12 नहीं, सॉरी 19 लाख, उसमें 12 लाख डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो डिपोर्ट कहां से करेंगे? इसलिए पहले डिटेक्ट होंगे सेंटर में। स्वयं प्रकाश जी नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं तो डिपोर्ट कहां से करेंगे? क्योंकि उनको आपके पटवारियों ने पेपर्स देख के रखे हुए हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए तो ये फैसला कौन करेगा? ये नरेंद्र आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अमित शाह ने इस बात करके आए हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। नहीं, अमित शाह की बात पर अमित शाह ने तो 1,33,00,000 लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिया था। हमारी नेत्री सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब आज उसमें से वो आंकड़ा बचा है 27 लाख लोगों का। 1,33,00,000 वोटर के नाम इन्होंने कटवा दिए थे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। और ये जो 27 लाख लोग हैं इसमें हिंदू भी है, मतुआ समाज के लोग भी है, करीब 35 सीटें ऐसी है मतुआ समाज के लोग हैं जो बांग्लादेश से। सिद्धार्थ यादव जी आपका उत्तर आने के पहले जरा वो आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि इसका मुद्दा निकला हुआ है। SIR का मुद्दा एक बार फिर हावी यहां पर हो रहा है, और कहीं ना कहीं जब भी घुसपैठियों का मुद्दा आता है तब भेदभाव का मुद्दा या तुष्टीकरण का मुद्दा उठाने की कोशिश की जाती है। जरा आंकड़े एक बार फिर दिखा देते हैं। आज की स्थिति में जो 90 लाख वोटर कटे हैं पूरे बंगाल के भीतर, उन 90 लाख में हिंदू है करीब 57,47,314, मुस्लिम है 31 लाख और अन्य है 2,04,000। लेकिन इसमें ज्यादातर लोग जो है जो बाकी उसमें यह है, उसमें अगर हम देखें तो जो डेटा नजर आता है उसमें साफ नजर आता है कि 90 लाख में ऐसे लापता, मृत, विस्थापित और दोहरे चेहरे हैं। उसमें हिंदू है 43,81,378 और मुस्लिम है 13,31,000। यानी जो लॉजिकली अगर हम देखें तो या तो मृत व्यक्ति दोबारा दो जगह पर जिनका नाम है वो सारे उसमें देखें तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है उसमें। लेकिन अगर जिस वक्त हम लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, फाइनल लिस्ट पे जो नाम कटे थे उसमें भी देखिए हिंदुओं का नाम सबसे ज्यादा है 5,28,820 हिंदू और मुस्लिम 13,363। लेकिन जब लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है कि जिसके आधार पे चुनाव आयोग ने कहा था कि एक नया हम यहां पर लगा रहे हैं कि जिनको हमको लगता है कि इनके नाम शायद गलत तरीके से लगे हुए हैं, उस पर अगर हम नजर डालें तो उसमें समझ में आता है कि सबसे ज्यादा संख्या जो बंगाल में फाइनल वोटर्स लिस्ट आई थी उसके बाद जो 26,95,266 वोटर जो विचाराधीन रखे गए थे, उसमें अगर हम देखें तो उसमें 8,37,116 हिंदू और 17,65,475 मुस्लिम। और आज अमित शाह कह रहे थे कि शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी और घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात, तुष्टीकरण की बात, दोनों बातें इस पे सिद्धार्थ यादव रखने की कोशिश की गई। आपके आंकड़े को
मान लिया जाएगा तो इतने दिन से जो हल्ला मचाने का प्रयास किया जा रहा था और हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने का प्रयास किया जा रहा था, सड़कों पे जाकर के कपड़े फाड़े जा रहे थे, तो वो क्यों किए जा रहे थे? इस प्रक्रिया में अब क्या बचा हिंदू मुसलमान वाला? अरे नाम कटे तो हिंदुओं के भी कटे और मुसलमानों के भी कटे, पर समस्या इनकी कुछ और है। जो लोग घुसपैठियों को घुसा घुसा कर उनको जमीनों पर कब्जा करवा करवा कर अपनी चुनाव का दम भरते हो, सरकार का दम भरते हो, दर्द तो उनको होना ही है। अभी आपकी बात सुनकर के साहिल जी मुझे लग रहा था हम तो कह रहे हैं कि हम डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट की बात करते हैं तो ये रोने लग जाएंगे, हम डिलीट की बात करेंगे ये कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, डिपोर्ट करेंगे तो मुझे डर है बंगाल की खाड़ी में ना कूद जाए ये लोग जाकर के। जिन लोगों को घुसपैठियों से इतना प्रेम हो चुका हो, जो लोग जाकर के सत्ता के बीच में, जिनके नेता जाकर के इमरान हसन कह रहे हो कि यहां पर हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाएगा, जिनको भगा भगा के मारा जाएगा और उनको ममता बनर्जी थपकी देती हो, ये लोग दूसरी मानसिकता के लोग हैं। बंगाल को सुरक्षित करके साहिल जी भारत को सुरक्षित करना है। ये बंगाल को जो कट मनी का कल्चर है ना, यहाँ पर बंगाल में एक शब्द चलता है, मैं आपको बताता हूँ साहिल जी, आपके दर्शकों को, यहाँ पे भाईपो टैक्स चलता है, भतीजे जी का टैक्स। ये जो भतीजे के टैक्स वाला बंगाल है, जो भाईपो टैक्स से बाहर निकालना है, कट मनी कल्चर से बाहर निकालना है, हर चीज में सिंडिकेट, ना युवा, ना महिला, ना पिछड़ा, ना दलित, ना शोषित, ना वंचित, कोई सुरक्षित नहीं है बंगाल के अंदर। और जो ममता बनर्जी घुसपैठियों के खिलाफ की राजनीति किया करती थी, जिन्होंने संसद के अंदर इस्तीफा दे दिया था, 2 वोटर लिस्ट को लेकर के कहा था कि ये देखिए बांग्लादेश की वोटर लिस्ट है, ये बंगाल की वोटर लिस्ट है और ये एक है, और उस कागजों को उड़ाकर आ गई थी। आज उनके लिए घुसपैठियां तब तो पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ घुसपैठियों के मुद्दे पर ही तृणमूल कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रही है और खास करके ममता बनर्जी ने तो ये मुद्दा लोकसभा के भीतर उठाया था। और उस वक्त आपको याद होगा सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और इसीलिए आंकड़े भी मैंने सामने रखने की कोशिश की है। 3-4 चीजें साहिल भाई बहुत ध्यान से मैं छोटी छोटी बताऊंगा। पहली बात तो सिद्धार्थ यादव ने ऑन एयर झूठ बोला कि महिला आरक्षण बिल जो है भाजपा लेकर के आई। महिला आरक्षण बिल कांग्रेस लेकर के आई थी, इन लोगों के असहयोग की वजह से पास नहीं हो पाया था। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने 2004 से 2014 के बीच में 88,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया था और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2026 के बीच तक 5,200 कुछ को घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। तो आप देख लीजिए कौन घुसपैठियों का रिश्तेदार है और कौन घुसपैठियों का दुश्मन। जब झारखंड में चुनाव आता है तब ये कहते हैं कि साहब झारखंड का नाम में दिक्कत है घुसपैठियों की। बिहार में चुनाव आता है, बिहार में ये घुसपैठी एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के नाना के घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं इनके, क्योंकि हर जगह पे ये हिंदू मुसलमान कराने के लिए घुसपैठियों का नाम लेते हैं। मैं तो कहता हूं इन लोगों से कि भाई एक बार बात कर लो, दिल्ली के घुसपैठिए निकाल दिए क्या? लखनऊ में तो आपकी सरकार 8 साल से है, दिल्ली में 11-12 साल से। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा था 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं यहां पर। ये घुसपैठियों के नाम पर बांग्ला भाषियों को बेइज्जत कर रहे हैं पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, उड़ीसा में हत्या करते हैं बांग्ला भाषी की। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से घुसपैठियों के नाम पर बांग्ला भाषी क्या नाम वेस्ट बंगाल के वासियों की दुश्मन बन गई है। अब आप आ जाइए क्या नाम बाकी चीजों पर, घुसपैठ की बात पे इनका टोटल झूठ। दूसरा आ जाइए यूसीसी पर। आप यूसीसी की बात करते हैं, यूसीसी केंद्र का विषय है, ला क्यों नहीं रहे भाई आप यूसीसी का ड्राफ्ट? और दूसरी बात, असम में जब यूसीसी की बात करते हैं अमित शाह जी कहते हैं आदिवासियों को अलग रखेंगे इससे। अगर आप, यही तो हम भी कह रहे थे, आदिवासियों को आप अलग रखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ कोई बता दे, कोई माई का लाल हमको बता दे। अमित शाह जी खुद ही भ्रम में है, वो गृह मंत्री है ही नहीं। लेकिन यूसीसी का जिक्र तो संविधान सभा में भी हुआ था सुनील राजपूत, और अब तो गुजरात के भीतर भी यूसीसी आ चुका है, उत्तराखंड में भी यूसीसी आ चुका है, महाराष्ट्र में भी यूसीसी की बात चल रही है, और बंगाल में तो वादा किया गया है कि 6 महीने के भीतर यूसीसी लाएंगे हम। I salute this question. साहिल भाई मुझे ये बता दीजिए, 2 साल हो गए यूसीसी लगाए हुए उत्तराखंड में, 1 साल से ज्यादा लगाए हुए हो गया है क्या नाम गुजरात में। यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन कहां पर हुआ और कितने केसेस की इन लोगों ने किए हैं जरा बता दे क्या नाम ये सिद्धार्थ यादव साहब। सच बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या राज्य के लिए है या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए है?
अगर ये लोग बात करते हैं उत्तर देता संविधान हूं। बड़ी सभा दिलचस्प की, बात तो सिद्धार्थ यूनिफॉर्म यादव, आपको सिविल जवाब कोड तो देना है देश इस पे। के लिए है। मैं सिर्फ- जवाब देता हूं। सिर्फ क्योंकि और सिर्फ भारतीय यूसीसी जनता पार्टी के यूसीसी लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के जमाने से बड़ी मांग रही है। हर चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने की बात जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी या आपकी जो पहले वाली पार्टी थी वो करते रही है, लेकिन उसके बावजूद टुकड़े टुकड़े में हर चुनाव में आप यूसीसी का जिक्र होना शुरू हो कैसे जाता लगा है और सकते तभी हैं? आरोप राज्य लगना में शुरू हो कैसे जाता है लगा कि कहीं सकते हैं? देश तुष्टिकरण में तो नहीं लगेगा है, यूनिफॉर्म उल्टा सिविल आरोप कोड। यहां पर। सिद्धार्थ यादव देखिए सिद्धार्थ साहिल जी, अभी तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता घुसपैठियों को नाना का बता रहे थे। हमारे तो नाना नानी सब भारतीय हैं, किसी की नानी बाहर की हो सकती है, नाना बाहर का हो सकता अरे है, इनके सारे नेता का हो सकता है, पाकिस्तानी हमारा तो भाई नहीं है। आपके। हमारे तो सब यहीं के हैं। आपके नाना नानी होंगे इटली के, हमारे नहीं है, हमारे यहीं के हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपकी अज्ञानता का कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता होगा कि यूसीसी स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, तो सारा ज्ञान मैं टीवी पे बैठा करके कैसे दूं? अरे उत्तराखंड के आया स्टेट के सब्जेक्ट है ये, जहां स्टेट के अंदर यूसीसी ला करके समान कानून दिया गया। आपको दर्द क्यों है? कौन से केस दर्ज करवाएंगे आप यूसीसी अरे में? हुआ यूसीसी क्या है उसमें ये तो बताइए। सिविल कोड कितने आपने केसेस किए? बकवास की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र मैं उत्तर दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरे को लगता है आप हिंदू कितने हैं। केस है? जरा एक मिनट सिद्धार्थ जी, आपके घोषणा पत्र पर यहां पर प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। अभिषेक बैनर्जी पर ने संकल्प पत्र पर टीएमसी का वार, महिलाओं से झूठे वादे। तृणमूल कांग्रेस यानी अभिषेक बैनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया है कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर महिलाओं से झूठे वादे कर रही है बीजेपी, अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं। उसके साथ साथ दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए नहीं दिए, एक बार फिर वही मुद्दा उठाने की कोशिश। एक साल पहले जनवरी में वादा किया गया था कि 2500 रुपए शुरू कर दिए जाएंगे। 3000 देकर महिलाओं के वोट खरीदना चाहती है, 3000 रुपए देकर महिलाओं का वोट खरीदना चाहती है। घुसपैठिया पुरानी बातें दोहरा रहे हैं अमित शाह। एक बार फिर अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कहा गया। अनिर्बान हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने इस वक्त बड़ा वार किया हुआ है बीजेपी के घोषणा पत्र पर। मुख्य मुद्दा किस बात को लेकर है, महिलाओं को लेकर या घुसपैठियों को लेकर? और भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, यह भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था। देखिए, इस वक्त जो है कि अभिषेक बैनर्जी की तरफ से काफी तरीके से आक्रमण किया गया है बीजेपी को। सबसे पहली बात बता दें कि बॉर्डर सेफगार्ड को लेके सबसे बड़ी बयान आई है अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि ऐसे अगर बॉर्डर सेफगार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में है, तो कहां पे अब जाके जैसे पहलगाम जैसी हमला और उसके साथ साथ दिल्ली में ऐसी जो ब्लास्ट वैसी होती है, उसको लेके प्रश्न उठा दिए हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं को लेके, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो वोट बैंक इस वक्त पश्चिम बंगाल की है वो तो है सिद्धार्थ महिलाएं। यादव, और अभिषेक ममता बैनर्जी ने ये सीधे जो आरोप लगाया हुआ है आसपास कि महिलाओं से झूठे वादे किए जा रहे हैं, नंबर एक। और उसके साथ साथ जो घुसपैठियों को लेकर भी पुरानी बातें दोहराने की कोशिश, ये एक बार फिर अभिषेक बैनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया। सिद्धार्थ यादव, देखिए साहिल जी, चुनाव है पश्चिम बंगाल का, ना चुनाव पहलगाम का है, ना चुनाव दिल्ली का है। ये चुनाव में एक बार तो पश्चिम बंगाल की चिंता कर लीजिए। 5 साल तो आप करते नहीं। 5 साल में तो आप भय में पश्चिम बंगाल की जनता को दबा करके रखेंगे। 5 साल में तो आप पश्चिम बंगाल की जनता को भरने नहीं देंगे। हम 3000 रुपए देकर के खरीदना चाहते हैं, आप बेचते हैं। क्या कर रहे हैं? आरजीकर में क्या किया? जो विक्टिम निकल कर आए उनको महिला मुख्यमंत्री ये कहे कि विक्टिम की गलती थी। संदेश खाली में क्या किया? कुमुदनी में क्या किया? एक श्रृंखला है लंबी। जितना महिला अत्याचार पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ वो देश के अंदर कहीं नहीं हो रहा। और सरकार गुनहगारों को बचाने का काम करती है। सरकार गुनहगारों के पीछे खड़ी होती है। 3 व्हाइट पेपर, स्वयं प्रकाश पुरोहित, बीजेपी कह रही है 3 श्वेत पत्र निकालने की कोशिश होगी बीजेपी के तरफ से। जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, संदेश खली को लेकर भी रिपोर्ट बनाया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को लेकर भी रिपोर्ट बनाया जाएगा, और इन सभी व्हाइट पेपर्स को विधानसभा के सामने रखा जाएगा और एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। बड़ा प्लान है स्वयं प्रकाश जी। देखिए, पहले मैं हाँ, एकदम बहुत बड़ा प्लान, इनका प्लान सब कुछ बड़ा होने वाला है। ये 2014 के बाद में कितना बड़ा हुआ है हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में साइकिल से आतंकवादी घुसते हैं, मार के चले जाते हैं और साइकिल से बंगाल की बात कर लो, जवाबदेही नहीं होती है। सवाल तो ये होना चाहिए। अरे फिर बीच में बोल रहे हो, अरे बीच में मत बोलो। बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल के स्पीकर का तो खिलवाड़ तुम लोग करते रहते हो। ईश्वर चंद विद्या, अरे सुनो ना, देश की बात कर रहा हूं। देश का गृह मंत्री, वो बंगाल के गृह मंत्री है क्या? अमित शाह बंगाल का गृह मंत्री है क्या? अरे चुनाव बंगाल का हो रहा है कि देश का हो रहा है? वो कहां का चुनाव है? क्या?
अरे बात करिए ना, आप आपके अपने मुख्यमंत्री कहाँ के अपनी मुख्यमंत्री फेलियर, हैं? अपनी बंगाल के इनकॉम्पिटेंसी मुख्यमंत्री दिखाने हैं कि के बांग्लादेश के लिए अब आ मुख्यमंत्री रहे हैं? हैं। सुनिए ना, ठीक है, सुनिए ना, चलिए। हम 365 दिन ठीक है। जनता के बीच में रहते हैं, मानुषेर साथे मानुषेर पासे, 365 डेज तृणमूल का हर कर्मी जनता के बीच में रहता है। अब और रही जनता बात को मारता आपने रहता है, सुरक्षा की, उनसे आप टैक्स लेता रिप्रेजेंटेशन रहता बता है, दीजिए। पैसा वसूलता रहता चुप रहो है। ना, अरे चुप रहो ना, अरे डरे हुए लोग हो, अरे क्षमता नहीं है ममता से लड़ने की, तभी ना बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसे देते हो। जनता क्षमता लड़ेगी नहीं थी ममता तुम्हारे से। अंदर में ममता से जनता लड़ने की। लड़ेगी ये स्वयं, षड्यंत्रकारी घबराइए मत। शक्तियां, अरे वो जनता लड़ेगी सुनिए ना, ममता से। ये इलेक्शन पीपुल ऑफ इंडिया वर्सेस आपके क्लर्क, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो क्लर्क है भारतीय जनता पार्टी के, People of उनको आप Bengal इलेक्शन versus कमिश्नर Chief बना Minister दिए। of Bengal। और वो जैसा रबड़ स्टाम्प की तरह, अरे पीपुल ऑफ बंगाल हैज गिवन 3 टाइम मैंडेट टू ममता बंदोपाध्याय एंड बस, 4th 3 मई टाइम हो गया, चौथी बार दुकान ममता बंद। बनर्जी की सरकार अब दुकान 226 बंद। प्लस 226 चार प्लस। गई, ममता दुकान गई। तुम लोगों की बंद हो गई, दिल्ली में बंद हो गई। सुन लो, वो पिछली बार भी बोला था, अब की बार 200 पार। लोकसभा में प्रधानमंत्री देश में पहली बार बोलता है अब की बार 400 पार और फेल हो जाता है। अब की बार 400 पार, 240 पे बैसाखी 3 पे बार खड़ी है। सरकार और बना बिहार लिया, से फेल हो नीतीश गई। कुमार जी ऐसा चले गए, फेल कौन हम बचाएगा? करें, कोई दिक्कत आंध्र नहीं है। प्रदेश में अरे हम हारे हुए करेंगे, लोग सरकार हो, बनाते हमें रहेंगे। मत समझाओ। अरे हम लोकतंत्र से हारेंगे तो हम जनता के लिए खड़े रहेंगे। सुन लीजिए, हम जनता का मुद्दा उठाते हैं, आप जनता को काटते हैं, गरीबों को बांटते हैं। यही तो काम किया। यूजीसी बिल पर नहीं बोलते हो तुम? यूजीसी बिल जो लाया भारतीय जनता पार्टी के, एक पश्चिम बंगाल में एक शब्द नहीं बोला साहिल जी, समाज देख में रहे हैं आप बंटवारा, इनको? सवर्णों और कोई शब्द नहीं। अरे चुप क्या रहो किया ना। पश्चिम बंगाल अरे के लिए? बंगाल के लिए बंगाल क्या की जनता 15 काफी सालों में है। सुशासन दिल्ली कुछ के नहीं। जमींदार डिसाइड नहीं करेंगे UGC, पश्चिम बंगाल में दिल्ली। किसकी सरकार बनेगी। कोई दिल्ली का लेकिन सरकार, देखिए, सुन स्वयं लीजिए, प्रकाश पुरोहित, let people of West स्वयं Bengal प्रकाश decide who पुरोहित। will the next CM। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपका जी, वोटर है महिला वोटर। महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े वादे किए। आपके जो 10 वादे हैं उसके विरुद्ध 15 वादे भारतीय जनता पार्टी के, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आपके सामने। महिला वोटर्स के बारे में 3000 रुपए देने की कोशिश, जो इनके राजवंशी और आदिवासी वोटर्स है उनकी भाषाओं को लेकर एक बड़ा वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। दूसरा यूसीसी को लेकर भी, यूसीसी को लेकर भी स्वयं प्रकाश पुरोहित, यानी बिल्कुल ही आपके जो हिंदू वोटर्स हैं उनको साथ में लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए क्या है, मैं बताता हूं, ये सब इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी है, मिस कॉल वाली पार्टी है। तो इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है ना, आपको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है। तो दूसरी सरकार से कॉपी चेकिंग कर रहे हैं कि ममता दीदी क्या कर रही है, उसी को बढ़ाओ। दुर्गा पूजा कमेटियों को कितना पैसा दोगे इसके बारे में नहीं बताया। 1,10,000 करोड़ रुपया जब हमारी नेत्री देती है तब आपके नेता शुभेंदु अधिकारी उसका विरोध करते हैं। जरा जल्दी से प्रोफेसर विशाल मिश्रा, आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपसे मुझे जानना है। 10 सेकंड, बहुत सारे चैनल सर, आखिरी कुछ मिनट बचे मेरे पास। जरा विशाल मिश्रा जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि घुसपैठियां जो है एक तरीके से बंद ताले की चाबी बन गई है। दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, असम का चुनाव हो और बंगाल का चुनाव हो, बीजेपी के मैनिफेस्टो में घुसपैठियां घुसे ही रहते हैं। तो यह बंद ताले की चाबी हो गई है एक तरीके से। घुसपैठियां एक आसान तरीका है चुनाव में यूज करने का, क्योंकि बंगाल में भी घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बनाने की कोशिश है। प्रोफेसर मिश्रा, देखिए साहिल जी, आप भी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि जो बंगाल की जनता है, पश्चिम बंगाल की, जो उसकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है, वो उसका लाभ उसको मिले, किसी बाहरी घुसपैठियों को उसका लाभ क्यों मिले? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए कि किस बात को लेकर आप लगातार लगभग 553 किलोमीटर का फेंसिंग नहीं होने दे रहे थे, जमीन क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे थे? आखिर मामला माननीय न्यायालय में गया कि नहीं गया? और तब माननीय न्यायालय ने 31 मार्च तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा कि नहीं कहा? अभी तो आप कह देंगे कि वो तो जो है केंद्र का, लंबी लड़ाई चलेगी अभी, जो है केंद्र क्यों नहीं। लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर पटल पर लाने की कोशिश बीजेपी के इस मैनिफेस्टो ने साफ करने की है, ये साफ नजर आता है उसमें, और इसीलिए इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक नया घोषणा पत्र आता है क्या, उस पर भी नजर रहेंगे।